एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जेल पे है कि वैकेंसी अब आ चुकी है और आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में आपने ये नोटिस किया होगा कि 2020 मार्क्स के 5 सेक्शंस हैं, है ना। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जिसमें से 20 नंबर में आपका जनरल साइंस पे पूछा जाएगा। आज हमें बात करनी है जनरल साइंस पे। आपका जो जनरल साइंस है वो मैं कवर करूँगी। मेरा नाम है मिस दामिनी। चलिए आप देखते हैं कि साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो जनरल साइंस में मेनली आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। पहला है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर केमिस्ट्री। रसायन। तीसरा रहेगा आपका फिजिक्स, भौतिकी। इसी के साथ यहाँ पर आपको पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ईवीएस, पर्यावरण। ठीक है, तो आपका जो 20 मार्क्स का जो साइंस है उसमें ये चारों जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और पर्यावरण से मिलकर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है। मतलब किसी किसी शिफ्ट में जीव विज्ञान के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं कहीं पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर जनरली यहाँ पर देखा जाता है कि केमिस्ट्री एंड बायो से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर आपने ये पेपर देखे नहीं हैं तो आप विनर्स की ऐप पर जा करके वहाँ पर फ्री में ही आपको यहाँ पर पेपर दिखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे ये जो चारों के चारों टॉपिक रहेंगे इसको हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। विनर्स ऐप पर आपको नया बैच बन चुका है, एडमिशन्स ओपन है। आप विनर्स ऐप पर जा करके एडमिशन ले करके लाइव क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। विनर्स का नया बैच 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम एक टॉपिक को यहाँ से देखते हैं जो कि रहेगा जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है सेल या कोशिका। आइए उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कोशिका क्या होता है, और इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कोशिका क्या है। पर हमको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि कोशिका से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं और किस प्रकार इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पिछले बार का पेपर देखो तो कोशिका से, ऊतक से कई बार क्वेश्चंस पूछे पहले भी गए हैं और इस बार भी ऐसा है कि कोशिका से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, कोशिका होती क्या है पहले हम इसको समझते हैं। आपने ये चीज़ बार बार और हर बार पढ़ी होगी, कोशिका की परिभाषा कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब क्या कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी या लाइफ। ठीक है, तो कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। परंतु अब बात यह आती है कि कोशिका, ये वर्ड आया कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले इसके इतिहास की तरफ हम जाते हैं कि कोशिका ये आया कहाँ से। तो इतिहास में अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। और वो कैसे करी थी हम उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सन 1665 में क्या की, कोशिका की खोज की। तो पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। तो उन्होंने कैसे करी, क्या किया था उन्होंने कि उनको कोशिका के बारे में पता चला। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने एक वृक्ष की छाल ली। वृक्ष की छाल आपको पता है, इंग्लिश में हम उसको कॉर्क स्लाइस बोलते हैं। तो वृक्ष की छाल ली, उसको पतले पतले हिस्सों में काटा। काटने के बाद उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी जो उन्होंने खुद ने ही बनाया था उसके नीचे रखा और उसको ऑब्जर्व किया या देखा। तो उनको क्या चीज़ दिखाई दी। तो देखो, जब रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल को कट किया और उसको देखा तो उनको कुछ इस प्रकार से आकृति दिखाई दी। यह आकृति आपको किस डिज़ाइन में दिखाई दे रही है, तो ये कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा है। कैसा है, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब को हिंदी में हम पता है क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी। छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी और इस संरचना को ही उन्होंने क्या नाम दिया, सेल या कोशिका। अच्छा, ये सेल शब्द कहाँ से आया है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का,
लेटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है खाली कमरा। क्या होता है इसका मतलब? खाली कमरा। ऐसा नाम क्यों दिया रॉबर्ट हुक ने? उसका एक कारण है। जब रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल को काटा और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको ऐसे खोखली संरचनाएं दिखाई दी। एक्चुअली इसके अंदर कुछ नहीं था। उसका कारण क्या था? जैसे कि आपको पता होगा कि वृक्ष की जो छाल होती है वो मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, डेड सेल्स होती है। तो मरी हुई कोशिका के अंदर उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहली मृत कोशिका, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। कहाँ करी? वृक्ष की छाल में करी। तो उनको क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी और इन संरचना को ही क्या कहा गया? सेल या कोशिका। अब यहाँ पर देखिए, कोशिका का ये जो शब्द है ये एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? खाली कमरा या एम्प्टी रूम। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कोशिका जो होती है इसी से ही समस्त जीवों का निर्माण होता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक जीव मतलब यहाँ पर पादप एवं जंतु, समस्त जीवों की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ देखें, कोशिका जो होती है, समस्त जीव, जितने भी जीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा अंश होगा वो क्या होगी? कोशिका। मतलब समस्त जीवों का शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से। जैसे देखें, ये एक छोटी सी कोशिका है। अब कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण? ऊतक का। ऊतक से क्या बनते हैं? ऊतक से फिर हमारे धीरे धीरे अंगों का निर्माण होने लगता है ना। कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं। अंग से मिलकर के किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। किसका? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र आगे जाकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। तो एक चीज आपको याद रखनी है, पादप हो या जंतु हो, समस्त जीवों का शरीर जो होता है किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है ना। इंग्लिश में कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। सेल से किसका निर्माण होता है? टिश्यूज का। टिश्यू से मिलके बनते हैं आपके ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है? बॉडी। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपने क्लास 9वीं में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे छोटी छोटे ईंटों से मिलके पूरे दीवार का निर्माण होता है, सेम वे से ही हमारे शरीर भी किससे मिलके बना होता है? कोशिका से मिलके बना होता है। मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं जो है आगे जाकर के किसका निर्माण करती है? शरीर का निर्माण करती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, कोशिका 2 प्रकार की होती है। अच्छा, आप में से आधे बहुत स्टूडेंट्स को लगता होगा हाँ 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। नहीं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका उसके सब टाइप से। एक्चुअली कोशिका 2 प्रकार की होती है और वो 2 प्रकार क्या क्या है? पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रकार है कोशिका का प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्राथमिक। प्रो का मतलब होता है प्राथमिक और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। वैसे ही यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है सत्य। यू का मतलब होता है सत्य या विकसित, आप बोल सकते हैं उसको, थोड़ी सी डेवलप्ड। और कैरियोट का मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो वो कोशिकाएं, ध्यान से समझिएगा, वो कोशिकाएं जिनका केंद्रक प्राथमिक अवस्था में होता है। अच्छा, ये केंद्रक क्या है इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे केंद्रक क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर जीव है तो हम किस चीज़ के आधार पर ये मानते हैं कि वो विकसित जीव है? अगर हम बोलते हैं कि मनुष्य एक हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो किस चीज़ के बेसिस पर हम बोलते हैं? उसके मस्तिष्क के आधार पर। प्रत्येक जीवों के मस्तिष्क की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, क्लियर है ना। तो वैसे ही मस्तिष्क क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सेम वैसे ही जो केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जिनका केंद्रक, जिन कोशिकाओं का केंद्रक प्राथमिक अवस्था में होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जिन कोशिका का केंद्रक जो होता है
वो विकसित होता है वो क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हो गया है पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब क्या, जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक। नील हरी शैवाल जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो किसके अंतर्गत आती है, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण में अगर हम देखें तो क्या क्या आएगा, तो यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो पादप और जंतु कोशिका किसके प्रकार में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और जितने भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव मतलब क्या, एक कोशिकीय जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की ही आवश्यकता होती है, तो ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव किस में आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि कोशिका एक्चुअली दिखाई कैसी देती है। देखिए यहाँ पर आपको दो डायग्राम यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये है जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका या एनिमल सेल। दूसरा यहाँ पर है प्लांट सेल या पादप कोशिका। ठीक है, तो अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो उनकी आकृति में भिन्नता दिखाई दे रही होगी कि जो आपकी जंतु कोशिका होती है इसके चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, जबकि पादप कोशिका या प्लांट सेल जो होती है उसके चारों ओर एक आपको आवरण दिखाई दे रहा है। यह आवरण को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहा जाता है, सेल वॉल। तो पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल वॉल पाई जाती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा जंतु कोशिका के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। क्लियर है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाता है ये क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति पाई जाती है किस में, तो सिर्फ पादप कोशिका में। अब ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये कोशिका भित्ति बनी किस चीज़ की होती है, तो ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो कि बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, आप देखते हैं कि वृक्ष के चारों ओर मोटी छाल होती है ना, जीवों के चारों ओर नहीं होती क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्लांट का प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन या सुरक्षा करना, एक आवरण बनाना। क्लियर है। बाहरी जीवाणु, कीटाणु या किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये कोशिका भित्ति प्लांट सेल का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है या सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति उसको दृढ़ता प्रदान करती है, स्ट्रेंथ देती है, शक्ति देती है कि काफ़ी सालों तक प्लांट्स एज इट इज़ खड़े रहते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी के अलावा कुछ फंगस जो होती है, कवक, कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि फंगस के अंदर काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलो अब आगे देखें, जंतु कोशिका में अगर आप देखें तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो इसका ये जो बाहरी आवरण है ये क्या कहला रहा है, तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका का चारों तरफ का आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जबकि पादप कोशिका का चारों ओर का आवरण क्या है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर भी आपको ये चीज़ याद रखना है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी, लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन क्या है, तो लिपिड और प्रोटीन को एक साथ हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन से मिलकर के कोशिका झिल्ली बनती है। अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि जंतु कोशिका के चारों ओर तो कोशिका झिल्ली है, तो क्या पादप कोशिका के चारों ओर होती है क्या, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो पता है कि पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति है, परंतु इसके ये अंदर वाली जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, परंतु सिर्फ कोशिका भित्ति किस में होती है, प्लांट्स में। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो दोनों भी आपके जो कोशिका होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल,
दोनों कोशिकाओं के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जंतु और पादप कोशिका के अंदर। इसे क्या कहा जाता है? तो ये जो द्रव है जो कोशिका के अंदर भरा होता है, उस द्रव को हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो पादप और जंतु दोनों कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या कार्य करता है? तो ये कोशिका को फुलाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये जब पूरी कोई भी कोशिका है उसके अंदर जब ये कोशिका द्रव भरा रहेगा तो वो अपने आकार में रहेगी, तो उसको आकार प्रदान करने का भी कार्य कौन करता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। चले, अभी ये तो क्या बात है कि कोशिका के चारों ओर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है और अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीजें हैं यहाँ पर वो है कोशिका के अंग। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, किडनी है, लीवर है, और सभी के कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट कार्य करते हैं। सेम वैसे ही कोशिका के जो अंग होते हैं, प्रत्येक अंग का एक भिन्न कार्य होता है। तो अब उसको भी हम समझेंगे क्या क्या अंग होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, वो भी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में नज़र डालें कोशिकाओं के, तो दोनों की तरफ भले इनका आकार भिन्न हो परंतु इनके बीच वाली आकृति आपको सेम दिखाई दे रही है। ये जो गोलाकार आकृति है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है? केंद्रक। केंद्रक को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा, ये केंद्र में है, कोशिका के जस्ट बीचों बीच है या केंद्र में है, इसलिए इसे केंद्रक कहा जा रहा है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, सेम वैसे ही कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? ये केंद्रक करता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। मतलब कोशिका का कंट्रोल रूम कौन होता है? वो होता है न्यूक्लियस। अच्छा, केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कह रहे हैं। इसके चारों ओर आपको रेड कलर की जो बॉर्डर दिख रही है वो क्या है? वो है केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली है ना, वैसे ही केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? केंद्रक झिल्ली होती है, जो कि उसका प्रोटेक्शन करती है, उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। चलो, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर बीच में दिख रहा होगा कि बहुत सारे धागे जैसी आकृति है। ये क्या है? तो कोशिका के केंद्रक के मध्य में होते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ को इंग्लिश में हम बोलते हैं हेरिडेटरी मटेरियल। ऐसा पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाए। मतलब जैसे आपके पापा में जो लक्षण होंगे वो आपके अंदर भी होंगे, आपके दादा से पापा में, पापा से आप में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? आनुवांशिक सूचनाओं का वहन हो रहा है। तो वो पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक जगह से दूसरी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। वो कहाँ पर होता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर। क्लियर है पॉइंट? तो ये आनुवांशिक पदार्थ हमारे शरीर में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ है जो कि सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर केंद्रक को हम क्या कह रहे हैं? नियंत्रण कक्ष। अब इसके आसपास अगर आप देखें तो आपको अनियमित आकार की आकृति दिख रही होगी, है ना। यहाँ पर कुछ नलियाँ दिख रही होगी आपको आड़ी टेढ़ी। अब इन नलियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अंतः प्रदव्य जालिका। क्या कहा जाता है इनको? अंतः प्रदव्य जालिका। और ये दोनों तरफ पाई जा रही है, पादप में भी और जंतु में भी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हम इसको ER के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, ये अंतः प्रदव्य जालिका कहाँ पाई जा रही है? आपके केंद्रक के जस्ट बाहर की तरफ।
ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अंतःप्रदव्य जालिका क्या कार्य करती है, कोशिका में परिवहन का कार्य करती है। परिवहन का कार्य मतलब कैसे, ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है। जैसे मान लो मैंने बोला अभी आपको कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, आपकी लिपोप्रोटीन की, मतलब लिपिड और प्रोटीन की। मान लो इसकी यहाँ पर प्रोटीन की कमी हो गई, यहाँ मान लो ये थोड़ी सी टूट गई या टूट फूट हो गया इसमें, तो इसको वापस यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, किसी भी अंगों को कुछ ज़रूरत होती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका क्या करती है कि उस चीज़ को वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करती है। मतलब कोशिका के अंदर यातायात का कार्य कौन करता है, अंतःप्रदव्य जालिका। क्लियर है पॉइंट्स। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर कोशिका के अंदर पहुँचाने का कार्य कौन करता है, अंतःप्रदव्य जालिका। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बिंदुनुमा आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर, किसके ऊपर, अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहा जा रहा है इनको, राइबोसोम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको राइबोसोम कहते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों, उसका क्या कारण है। तो देखो राइबोसोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ER के ऊपर, है ना, अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर स्थित होते हैं। इनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या कार्य करते हैं ये, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन, राइबोसोम। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जा रहा है, राइबोसोम को। अब राइबोसोम दोनों में भी पाए जाते हैं। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर बिंदुनुमा जो आकृति होती है उन्हें राइबोसोम कहा जा रहा है। और यही राइबोसोम क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। चले अब यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आकृति जो दिख रही है, इसका नाम है, क्या नाम है, हाँ बहुत लोगों को पता भी होगा, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से, ऊर्जा ग्रह। क्लियर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। उसका ये कारण है कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना, एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है, आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो एनर्जी आपको मिलती है कि आप कुछ काम कर पाते हो, वो ऊर्जा का निर्माण कोशिका के कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, किस रूप में संचित होती है, ATP के रूप में। ATP के रूप में यहाँ पर ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर है पॉइंट्स। चल अब आगे देखते हैं हम। आपको यहाँ पर छोटे छोटे थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी येलो कलर में। ये जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। अच्छा, राइबोसोम और लाइसोसोम में कंफ्यूजन नहीं रखना है। राइबोसोम अलग होता है, लाइसोसोम अलग होता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, तो लाइसोसोम छोटे छोटे थैलीनुमा संरचनाएं होती है कोशिका के अंदर। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम को क्या कह रहे हैं, आत्महत्या की थैली। ऐसा क्यों। अच्छा, क्या कार्य होता है लाइसोसोम का कोशिका के अंदर, तो ये जो लाइसोसोम होता है, देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी बैग या थैलियाँ होती है और ये लाइसोसोम के अंदर पाचक रस भरा होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं और जूस भी होता है। पाचक एंजाइम भी होते हैं और रस भी होता है, जो कि क्या कार्य करता है। जैसे मान लो कोशिका के अंदर किसी प्रकार के जीवाणु या विषाणु या किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव अंदर आ गए,
तो अब क्या होगा, वो कोशिका को हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, है ना, हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जो आपका राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये क्या कार्य करता है कि कोशिका के अंदर जितने भी हानिकारक चीज़ें हैं उसको क्या करता है, अपने अंदर समावेशित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और क्या करता है, उसको ख़त्म करने का कार्य करता है। साथ ही साथ मान लो कोशिका में किसी प्रकार की टूट फूट हो गई, टूट फूट मतलब जैसे मान लो कोई कोशिका का अंग टूट गया, तो क्या होगा, वो कोशिका के अंदर अगर पड़ा रहा तो कोशिका के अंदर क्या होगा, जहर फैलने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा वो अंग। तो ये क्या कार्य करता है लाइसोसोम, उसको भक्षण करने का कार्य करता है। मतलब हम अल्टीमेटली ऐसा कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका के अंदर साफ सफाई का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोशिका की क्लीनिंग करता है, पूरे अच्छे से साफ करने का कार्य करता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही प्रतिरक्षा तंत्र के कारण, इम्यून सिस्टम के कारण कितने बार ये थैलियाँ खुद ही फट जाती है अपने आप, और ये फटने से क्या होता है, इसके अंदर की जो पाचक एंजाइम है वो खुद ही की कोशिका को खुद ही की कोशिका को क्या कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं या भक्षण कर लेते हैं। तो इसी प्रवृत्ति के कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट्स। चल अब आगे देखें हम। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पादप कोशिका में यहाँ पर ग्रीन कलर की एक संरचना है, ठीक है, इसे कहते हैं हम प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। हिंदी में इसको हम कहते हैं लवक, ठीक है, क्या कहते हैं, लवक। प्लास्टिड क्या कार्य करता है, तो प्लास्टिड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। पहला जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे या जो हरे पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक जो हरे रंग का होता है, पत्तियों पे पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है पादप में। तो ये हरित लवक के अंदर क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हरित लवकों को हम क्या कहते हैं, किसी भी कोशिका का किचन कहते हैं या रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। तो हरित लवक को कोशिका का किचन या रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा यहाँ पर देखें, क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक। वर्ण मतलब रंग, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो ये जो वर्णी लवक होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधों के अन्य कलर में। जैसे कि प्लांट्स आप देखते हो कि पूरे ग्रीन होते हैं, परंतु उनके जो फल लगते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बीज जो होते हैं, इनके कलर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना, ग्रीन नहीं होते हैं, पिंक या वाइट या रेड या भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। तो यहाँ पर जो रंग दिखाई देते हैं प्लांट्स में वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण या वर्णी लवक के कारण वो रंग आता है। तीसरे प्रकार के ल्यूको को हम बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी मतलब कोई रंग नहीं। तो प्लांट्स के अंदर जो बिना रंग के पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कौन सा लवक उपस्थित होता है, अवर्णी। जैसे मैं बोलूँ जड़, तो जड़ जो होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। आप बोलोगे कि ब्राउन कलर की दिखाई देती है, भूरी दिखाई देती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जड़ें जो होती है वो श्वेत या बोल सकते हैं रंगहीन होती है ना। तो जब आप अगर जड़ों को वॉश करके देखेंगे तो आपको सफ़ेद या हल्की सी पीले कलर में आपको जड़ें दिखाई देगी। तो उनका कोई वर्ण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, देखिए जो लवक होते हैं, एक चीज़ याद रखना, ये जो लवक है ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, केवल और केवल किस में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में। लवक क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, क्रोमो मतलब वर्णी लवक और ल्यूको मतलब अवर्णी लवक। 3 प्रकार के लवक हैं, तीनों का मैंने बता दिया। रंग जो प्लांट्स में कलर होते हैं वो इनके कारण होते हैं।
लवक के अंदर ही भोजन का निर्माण मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और लवक केवल पादप कोशिका में होते हैं। एनिमल्स में या जंतुओं में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसीलिए पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसलिए लवक किसमें पाए जाते हैं? केवल और केवल पादप कोशिका में। क्लियर है पॉइंट्स? चलो अब आगे देखें। यहाँ पर आपको येलो कलर का जो अंग दिख रहा है कोशिका का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिक्तिका। क्या नाम है? रिक्तिका। अब यहाँ पर रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, खाली जगह। इंग्लिश में इसको कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? वैक्यूल्स। तो यहाँ पर रिक्तिका आपको दिख रहा है कि प्लांट्स में है, जंतु कोशिका में आपको रिक्तिका नहीं दिखाई दे रही। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, रिक्तिका केवल और केवल प्लांट्स में पाई जाती है, परंतु कुछ अपवाद ऐसे भी है जंतुओं में कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें छोटी छोटी खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब रिक्तिका केवल प्लांट्स में पाई जाती है, जंतुओं में अगर पाई जाएगी तो काफ़ी छोटी, बहुत छोटी होगी, है ना। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये ऐसे जीव है जिनके अंदर खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है, देखो रिक्त का मतलब खाली जगह, तो खाली जगह होती है प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, है ना। प्लांट्स के अंदर पादपों में रिक्तिका काफ़ी बड़ी होती है, जो कि क्या करती है? पानी का या भोज्य पदार्थों का, सभी चीज़ों का, मतलब जो रस प्लांट्स का, उसका क्या करती है? स्टोरेज करती है। क्या करती है? उसको करने का कार्य करती है। तो रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? संग्रहण करना, स्टोरेज रूम ऑफ द सेल। मतलब कोशिका में संग्रहण करने का कार्य कौन करता है? रिक्तिका। और रिक्तिका केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में अभाव होता है, परंतु अगर होगी तो काफ़ी ज़्यादा छोटी। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये जो चीज़ें थी, ये मुख्य अंग जो थे सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें अगर कोई डाउट्स होते हैं आपको तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं अपन उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके अलावा कोशिका चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए प्रीवियस वाले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। अब एक और चीज़, कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतकों का समूह अंग, अंग का समूह अंगतंत्र, और ये मिला के क्या बनाते हैं? बॉडी या शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसके बाद अभी हमने देखा कि कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसके दोनों भी कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, मतलब डीएनए। क्लियर पॉइंट्स? अब यहाँ पर इसके बाद होता है अंतःप्रदव्य जालिका। ये जो अनियमित आकार की आकृति है, अंतःप्रदव्य जालिका, ये क्या कार्य करती है? कोशिका के अंदर परिवहन या यातायात का कार्य करती है। जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको पहुँचाने का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस ऊर्जा ग्रह कहते हैं, जहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसी के अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपकी जो अंतःप्रदव्य जालिका है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम, जो कि किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पौधे जो होते हैं उनमें हरित लवक के अंदर भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए उसे किचन ऑफ द सेल या कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो ये जो लवक है वो केवल कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पादप कोशिका में। इसके अलावा रिक्तिकाएं, वो भी किस में उपस्थित होती है? बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिका में। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा एक और अंग यहाँ पर आप देख रहे हो, गोल्गी काय। ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है गोल्जी काय। ये दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ये गोल्जी काय का जो नाम है, ये कैमिलियो गोल्गी, जिसने उसकी डिस्कवरी की थी, उसी के नाम के आधार पर ये नाम रखा गया है। तो गोल्जी काय कोशिका में क्या कार्य करता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है स्त्रावण।
क्या होता है? स्त्रावण, सिक्रेशन होना, किसी चीज़ का बाहर निकलना। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उसके अंदर से गोंद टपकता हुआ दिखता है, रेजिन निकलता हुआ दिखता है। तो ये जो स्त्रावण है, स्त्रावण मतलब अंग में से बाहर निकलना। तो ये जो स्त्रावण का कार्य है कोशिका के किस अंग द्वारा संपन्न होता है? गोल्जी काय के कारण। क्लियर है पॉइंट्स आपको सारे, है ना? तो इसमें से आपको कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। जैसे कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी। अब कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सन 1838 में, अच्छा अलग अलग बुक में किसी में 39 लिखा है, किसी में 38, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 38 और 39 दोनों में भी कोशिका सिद्धांत दिया है। सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल नाम का भी एक टॉपिक है यहाँ पर, उसको थोड़ा सा समझे। कोशिका सिद्धांत क्या होता है और किसने दिया था? तो 1838 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लीडेन और दूसरे का नाम था श्वान। श्लीडेन और श्वान दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका नाम क्या था? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें आप कि कोशिका सिद्धांत 1838 में 1838 के अंदर किसने दिया था? दो वैज्ञानिकों ने मिल करके दिया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था? कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? श्लीडेन तथा श्वान ने। अच्छा, जो श्लीडेन थे वो वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शास्त्री को इंग्लिश में हम बोलते बॉटनिस्ट। क्या थे? बॉटनिस्ट। और जबकि आपके जो श्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, या जीव विज्ञान शास्त्री आप उसको बोल सकते हैं, मतलब जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर के एक चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं पादप और जंतु कोशिका में सिमिलरिटी या समानताएं देखने को मिल रही है। जो चीज़ें जंतु कोशिका में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे बहुत सारे जितने भी कोशिका के अंग दोनों में सेम है, तो दोनों में मिलकर दोनों ने ये देखा, श्लीडेन ने देखा किसमें? प्लांट्स की सेल्स में, और श्वान ने एनिमल की सेल में, और दोनों में ये चीज़ नोटिस की कि यार बहुत चीज़ें समान दिख रही है। तो दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत ऐसा था कि प्रत्येक जीव, ध्यान से समझना उसको, प्रत्येक जीव चाहे वो जंतु हो या पादप हो, किससे मिलकर के बने हैं? कोशिका से मिलकर बने। बस सिंपल से यही बात थी कि वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब कोशिका से मिलकर ही पादप एवं जंतुओं का निर्माण होता है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के पूरे प्लांट्स और एनिमल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे जाकर के बदल दिया था एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था विर्चो। विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने थोड़ा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था? तो उन्होंने ये चीज़ कही कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है। पूर्ववर्तित या पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर के होता है। पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह कथन किसका है? विर्चो का। तो विर्चो ने बोला पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इसी को ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। क्लियर है पॉइंट्स? तो हमारा ये जो टॉपिक है सेल, ये ख़त्म होता है। आप इसके क्वेश्चंस लगा के देखिएगा, है ना। जो भी डाउट्स हो, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, इससे रिलेटेड, इसमें जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बात, जिन भी बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो विनर्स ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर पे जाकर के आप विनर्स ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। और जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पर आपको अवेलेबल है, जो कि फ्री है ना। इसी के साथ हमारा जो विनर्स का ऐप है उसके अंदर नया बैच जो है हमारा लॉन्च होने वाला है 10 अगस्त से, तो उसमें एडमिशन करवाना ना भूलिएगा। और वहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, तो आप सभी वहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।